जब बागी हिमता मिलने पहुंचे राहुल कुत्ते से खेलते रहे। यार, नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्यों में बीजेपी सरकार कांग्रेस कैसे उखड़ गई। 2014 से पहले नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में से किसी भी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं थी। कुल मिलाकर 9 विधायक और महज 4 सांसद थे। त्रिपुरा, सिक्किम और मिजोरम में तो बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं थी। आज नॉर्थ ईस्ट के 6 राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। 4 राज्यों में उसका मुख्यमंत्री है। कुल 197 विधायक और 13 सांसद हैं, यानी 2014 के मुकाबले 22 गुना ज़्यादा विधायक और 3 गुना ज़्यादा सांसद हैं। आज पीएम मोदी असम दौरे पर जा रहे हैं, तो एक बार फिर सवाल उठा, आखिर बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट में इतना बड़ा उलटफेर कैसे किया। जानेंगे भास्कर एक्सप्लेनर में। हिमता को सीएम बनाने वाले थे आज़ाद, राहुल ने रोका। 2014 में जून जुलाई का महीना। कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आज़ाद श्रीनगर में छुट्टियां बिता रहे थे। दोपहर 12 बजे दिल्ली से अहमद पटेल ने आज़ाद को फ़ोन किया। मैडम, आपसे बात करना चाहती हूँ। अब टेलीफोन पर सोनिया गांधी थी। उन्होंने आज़ाद से पूछा, आप कहाँ हो? मैं कब से ढूंढ रही हूँ। आज़ाद ने जवाब दिया, श्रीनगर में हूँ। सोनिया, आप अभी दिल्ली आ जाइए। अगर प्लेन नहीं मिल रहा तो मैं बोलिए, मैं यहाँ से भेज देती हूँ। आज़ाद नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हर घंटे दिल्ली के लिए प्लेन है। सोनिया, शाम 5 बजे हम बैठक करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको तो काम करते हुए आना है। आज़ाद, क्या? सोनिया, असम में बहुत बड़ा संकट आ गया है। हेमंत बिस्व शर्मा ने 40 से 50 विधायकों के साथ बगावत कर दी है। मैंने सुना है कि वो आपके करीब हैं। आप फ़ोन करके बोलिए कि अभी वो अपना प्लान होल्ड कर रखें। राज्यपाल भी आपके करीबी हैं, उन्हें भी बोलिए कि अभी कुछ फैसला नहीं लें। शाम करीब 5 बजे आज़ाद दिल्ली पहुंचे और सोनिया गांधी से मिले। सोनिया आज़ाद से बोली, आप असम जाइए और वहां लीडर चुनिए। आज़ाद, मैडम, वहां जाने से पहले यहीं एक्सरसाइज करना चाहता हूं। वहां जाकर आपने मन से किसी को मुख्यमंत्री बना दूंगा तो आप कहोगे कि इसको नहीं बनाना था। सोनिया, प्लान ठीक हो गया तो? सोनिया, प्लान लीक हो गया तो? आज़ाद, कोई प्लान लीक नहीं होगा। मैं इंदिरा जी के ज़माने से यही काम करता आ रहा हूँ। इसके बाद आज़ाद ने हिमंता बिस्व शर्मा को फ़ोन किया और कहा कि वो अलग अलग जहाज़ों से अपने विधायकों को लेकर दिल्ली पहुँचे। शर्मा के साथ 40 से 50 विधायक दिल्ली पहुँचे। उन्हें दिल्ली में अलग अलग होटलों में रखा गया। किसी को कहीं बयान देने से सख्त मना किया गया। आज़ाद ने असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई से कहा, आपके समर्थन में जो विधायक हैं उन्हें दिल्ली भेजिए। गोगोई ने 7 विधायक को दिल्ली भेजा। 10 विधायक और दिल्ली आए, जिनका कहना है कि वह आलाकमान का फैसला मानेंगे। आज़ाद ने सभी आंकड़ों नोट किए और जाकर सोनिया को बताया। हेमंत बिस्व शर्मा के पास बहुमत है। सोनिया आज़ाद से बोली, ठीक है, आप असम जाइए, वहाँ से जो नेता चुना जाए उसे सीएम बनाएंगे। आज़ाद को जिस रोज़ असम जाना था, उसे एक दिन पहले रात को करीब 8 बजे राहुल ने उन्हें फ़ोन किया। राहुल गांधी ने आज़ाद से कहा, मुझे पता चला कि आप असम के मुख्यमंत्री को बदलने वाले। आज़ाद, हाँ, आप प्लान कैंसिल करिए, कोई असम नहीं जाएगा। इसके बाद आज़ाद राहुल से मिलने उनके घर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि राहुल के साथ तरुण गोगोई और उनके बेटे गौरव गोगोई बैठे हैं। राहुल आज़ाद से कहते हैं, मैंने सुना है आप लोग इतना तंग कर रहे हैं। आज़ाद, मैं क्यों तंग करूंगा? मुझे जो काम दिया गया है वो कर रहा हूं। हेमंत के पास बहुमत है, आप सोचकर बताइएगा क्या करना है। राहुल, सोचना क्या है, अभी जो मुख्यमंत्री है वही रहेगा। आज़ाद, फिर हेमंत पार्टी छोड़ देगा। राहुल, जाने दो उसे आरएसएस में। गुलाम नबी आज़ाद ने इसे पूरे किस्से का जिक्र अपनी किताब आज़ाद एंड ऑटोबायोग्राफी में किया है। हेमंत बिस्व शर्मा नॉर्थ ईस्ट में कांग्रेस का बड़ा चेहरा थे। वह पूर्व सीएम तरुण गोगोई के करीबी माने जाते थे। 2001 से 11 तक हेमंत लगातार 3 बार कांग्रेस से विधायक रहे। गोगोई ने कैबिनेट में उन्हें अहम महामंत्रालय दिए थे। हेमंत और तरुण गोगोई के रिश्तों में दरार की शुरुआत 2013 में जब तरुण ने बेटे गौरव की पॉलिटिकल लॉन्चिंग की। 2014 में गौरव को कालियाबोर से लोकसभा का टिकट मिला और जीत भी गए। वहां से सरकार के कामकाज में भी गौरव की भूमिका रहने लगी। कहा जाता है कि 2014 से पहले ही हेमंत बिस्व शर्मा बीजेपी नेता राम माधव के संपर्क में थे। आरएसएस से बीजेपी में आने वाले राम माधव तब असम के प्रभारी थे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राम माधव हेमंत को बीजेपी में लाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे। हेमंत बोले, बात करने के बजाय कुत्ते से खेलते रहे। राहुल गांधी।
बीजेपी में शामिल होने के बाद एक टीवी इंटरव्यू में हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया, 2014 की बात है। असम में क्राइसिस को लेकर मैं दिल्ली में राहुल गांधी से मिला। मेरे साथ असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और कांग्रेस नेता सीपी जोशी भी थे। थोड़ी देर बाद सीपी जोशी और गोगोई के बीच बहस हो गई, लेकिन राहुल ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वह अपने कुत्ते के साथ खेलते रहे। इसी बीच कुत्ते ने टेबल पर प्लेट में रखे बिस्कुट को जूठा कर दिया। मुझे लगा राहुल को किसी को आवाज़ देकर बुलाएंगे और प्लेट चेंज कराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग उसी प्लेट से बिस्कुट खाते रहे और उन्हें देखकर राहुल हंसते रहे। ये हम सब का अपमान था। उसी दिन मैं बीजेपी के राम माधव से मिला और फिर जो हुआ सबको पता है। साल 2015 में तारीख 21 जुलाई असम की बीजेपी नेता सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एक बुलेट जारी कर बताया कि लुईस बाजर घोटाले में हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्य संदिग्ध हैं। दरअसल ईडी ने दावा किया था कि 2010 में वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए असम और गोवा में भारतीय अधिकारियों को फर्जी कंपनियों ने रिश्वत दी है। कहा जाता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले दिन यानी 22 जुलाई को हेमंत को बीजेपी ज्वाइनिंग करने वाले थे, लेकिन घोटालों में नाम आने के बाद ज्वाइनिंग टल दी गई। असम के बीजेपी अध्यक्ष रहे सिद्धार्थ भट्टाचार्य ने एक मीडिया इंटरव्यू में बताया, सर्बानंद सोनोवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं हेमंता के साथ दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिला और उन्हें बताया कि आरोप झूठे हैं। शाह ने कहा, ये तो गलत हुआ, अब गलती सुधारिए। ठीक एक महीने बाद 23 अगस्त 2015 को हेमंत ने दिल्ली में शाह की मुलाकात की और उसी दिन बीजेपी ज्वाइन की। यहाँ से उस पटकथा की शुरुआत हुई जिसने बीजेपी को नॉर्थ ईस्ट में कामयाबी दिलाई। असम हेमंता के बीजेपी में आने के 10 महीने बाद ही सरकार बनाई। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट में 3 बड़े मुद्दे को उठाया था। बांग्लादेशी मुस्लिम को घुसपैठिया बताकर बाहर भेजना, नेहरू गांधी परिवार पर नॉर्थ ईस्ट से भेदभाव का आरोप और करप्शन। इस चुनाव में बीजेपी को असम में 14 से 7 सीटें और 36.6% वोट मिले। 2009 के लोकसभा से 2% ज़्यादा सीटें, करीब 20% ज़्यादा वोट एक साथ अरुणाचल प्रदेश में भी जीती, लेकिन बाकी के 6 राज्यों में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। पहली बार बीजेपी को नॉर्थ ईस्ट में 25 से 8 लोकसभा सीटें मिली। वहीं आम चुनाव के साथ अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव भी हुए। अरुणाचल में बीजेपी को 11 सीटें और 33% वोट मिले, जबकि सिक्किम में उसे कोई सीट नहीं मिली। करीब 1.5 साल बाद 2016 में असम विधानसभा चुनाव हुए। 29 जनवरी 2016 को बीजेपी ने पुराने चेहरे तवज्जो देते हुए सर्बानंद सोनोवाल को सीएम फेस बनाया। इसके अलावा बीजेपी के बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट यानी बीपीएफ और असम गण परिषद के साथ अलायंस किया। बीपीएफ असम की बोडो जनजाति के अलग राज्य बोडोलैंड की मांग से निकली थी। 19 मई को नतीजे आए तो 126 में से 60 पर बीजेपी, 26 सीटों पर उसके सहयोगियों की जीत हुई मिली, जबकि कांग्रेस 26 सीटों पर सिमट गई। पहली बार नॉर्थ ईस्ट में किसी राज्य में बीजेपी की सरकार बनी। सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बने। 2021 में भी असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लगातार दूसरी बार बहुमत मिला। हालांकि इस बार पार्टी ने चेहरा बदल दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने एनडीए की जगह एनईडीए, ताकि बीजेपी बाहरी पार्टी नहीं लगे। नॉर्थ ईस्ट की बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी उसकी बाहरी पार्टी की पहचान। आरएसएस लंबे समय से वहां काम कर रहा था, उसके बाद भी बीजेपी के पास मजबूत कैडर नहीं था। इसकी काट निकालने के लिए 26 मई 2016 को नॉर्थ ईस्ट की स्थानीय पार्टियों को मिलाकर एक नया गठबंधन नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनईडीए बना। हेमंत बिस्वा शर्मा को एनईडीए का संयोजक बनाया गया। बीजेपी के साथ नागा पीपुल्स फ्रंट, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, इसके बाद पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, असम गण परिषद, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट जैसी स्थानीय पार्टी इसमें शामिल हुई। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और असम के मुख्यमंत्री इसके फाउंडिंग मेंबर बने। अरुणाचल प्रदेश 33 विधायक तोड़कर बनाई सरकार। 2014 के असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 11 सीटें मिली। 2 साल बाद सितंबर 2016 में कांग्रेस के 43 विधायक पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में शामिल हो गए। फिर दिसंबर 2016 में इस पार्टी के 33 विधायक बीजेपी में चले गए। इस तरह अरुणाचल में बीजेपी की सरकार बन गई।
पेमा खांडू मुख्यमंत्री बने, जो पहले कांग्रेस से पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल में और फिर बीजेपी में आए थे। 2019 विधानसभा में बीजेपी ने 60 सीटों में से 41 सीटें जीतकर दोबारा सरकार बनाई। पेमा खांडू एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बने। 2024 में बीजेपी ने 46 सीटें जीती और पेमा खांडू सीएम बने। मणिपुर कांग्रेस पार्टी बनी, लेकिन सरकार बीजेपी ने बनाई। 2016 में मणिपुर में चुनाव हुए। 60 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस को 28 और बीजेपी को 21 सीटें मिली। 2011 के बाद पहली बार बीजेपी मणिपुर में खाता खुला। पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 34% वोट शेयर बढ़ा। बीजेपी ने नेशनल पीपुल पार्टी, नागा पीपुल्स फ्रंट और लोक जनशक्ति पार्टी के साथ मिलकर मणिपुर में सरकार बनाई। एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री बने, जो 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 32 सीटें जीतकर दोबारा सरकार बनाई। बीरेन सिंह को फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन मई 2023 में मत्तई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा होने लगी। बीरेन सिंह पर स्थिति न संभाल पाने के आरोप लगे। ऐसे में 9 फरवरी 2025 को उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और राष्ट्रपति शासन लग गया। एक साल बाद 4 फरवरी 2026 को बीजेपी के यमुनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री बने। त्रिपुरा 25 साल पुराना लेफ्ट का किला ध्वस्त किया। 2018 में त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव हुए। 3 मार्च को जब नतीजे आए तो 60 में से 35 सीटें जीतकर बीजेपी ने न सिर्फ त्रिपुरा में पहली बार खाता खोला, बल्कि अपने दम पर सरकार बनाई। लेफ्ट का 25 साल पुराना किला ध्वस्त हो गया। बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष त्रिपुरा 25 साल पुराना लेफ्ट का किला ध्वस्त किया। 2018 में त्रिपुरा विधानसभा चुनाव हुई। 3 मार्च को जब नतीजे आए तो 60 में से 35 सीटें जीतकर बीजेपी ने सिर्फ त्रिपुरा में पहली बार खाता खोला, बल्कि अपने दम पर सरकार बनाई। लेफ्ट का 25 साल पुराना किला ध्वस्त हो गया। बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष बिल्लव देव मुख्यमंत्री बने, लेकिन 4 साल बाद मई 2022 में उन्हें हटाकर मणिक साहा को सीएम बनाया गया। साहा 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। 2023 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 32 सीटें जीतकर यहां वापसी की। हालांकि पिछले चुनाव के मुकाबले उसकी 3 सीटें कम हो गई। वोट शेयर भी करीब 4% कम हुआ। सिक्किम अकेले चुनाव लड़ा, लेकिन खाता नहीं खुला। 2019 के विधानसभा चुनाव में सिक्किम विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कुल 5700 वोट मिले। एक भी सीट नहीं जीती, लेकिन बाद में बीजेपी के पास 12 विधायक हो गए और सरकार भी रही। दरअसल चुनाव के बाद 3 विधायक को इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि वह 2-2 सीट से लड़े थे। इन पर उपचुनाव हुए तो 2 सीटें बीजेपी ने जीत ली। वहीं सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के 15 में से 10 विधायक बीजेपी में चले गए, यानी सिक्किम में बीजेपी के 12 विधायक हो गए और वहां गठबंधन की सरकार में शामिल हो गए। हालांकि 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी ने गठबंधन तोड़ लिया और अब नतीजे आए तो खाता भी नहीं खुला। नागालैंड 5 साल में 11 विधायक बढ़े, गठबंधन की सरकार का हिस्सा। 2018 में नागालैंड 5 साल में 11 विधायक बढ़े, गठबंधन की सरकार का हिस्सा। 2018 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व सीएम केएल जिप्सी बीजेपी में शामिल हो गए। उनके साथ 12 नेता भी बीजेपी में आ गए। बीजेपी ने नागा पीपुल्स फ्रंट के साथ गठबंधन तोड़ा और नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के साथ चुनाव में उतर आ गई। तब बीजेपी को 12 सीटें मिली, यानी पिछले चुनाव से 11 ज़्यादा। 2023 विधानसभा में बीजेपी को 12 सीटें मिली। इस बार भी वह गठबंधन की सरकार में शामिल हुई। मिजोरम 2018 में पहली बार खाता खुला। 2018 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी 39 सीटों पर लड़ी और 1 सीट ही जीत सकी। यहां पहली बार बीजेपी का खाता खुला। पिछले चुनाव के मुकाबले उसका वोट शेयर करीब 8% बढ़ गया। 2023 चुनाव में बीजेपी को 2 सीटें मिली। फिलहाल वो यहां विपक्ष में है। मेघालय लगातार 2 बार से गठबंधन की सरकार में। मेघालय में बीजेपी को 2018-13 दोनों ही विधायक चुनाव में 2-2 सीटें मिली। दोनों ही बार वह गठबंधन की सरकार में शामिल हुई। बीजेपी की नॉर्थ ईस्ट में कामयाब होने की 7 बड़ी वजह है। पहला, मुस्लिम घुसपैठिए बनाम मूल निवासी। 2014 में जब बीजेपी में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोकसभा चुनाव में उतरी, तब नॉर्थ ईस्ट में
उसने बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा जोर शोर से उठाया। लगभग हर रैली में मोदी ने इसका जिक्र किया। 24 फरवरी 2014 को असम के रामनगर की रैली में मोदी ने कहा, कांग्रेस सरकार ने डिटेंशन सेंटर के नाम पर मानव अधिकारों का हनन किया। घुसपैठिए आपके अधिकार छीन रहे हैं। असम के नौजवान बेरोजगार और बाहरी रोजी रोटी कमा रहे हैं। यह अन्याय है कि नहीं? दिल्ली में सरकार बना दीजिए, न्याय मिलने की शुरुआत हो जाएगी। सारे डिटेंशन सेंटर खत्म कर दूंगा। असम के साथ ही पूरे नॉर्थ ईस्ट में मूल निवासी बनाम बाहरी का मुद्दा लंबे अरसे से रहा है। 1980 के दशक में इसको लेकर हिंसा हुई और 2000 से ज़्यादा बांग्लादेशी प्रवासी मारे गए थे। 15 अगस्त 1985 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी और छात्र संगठन आसू के बीच समझौता हुआ, जिसे असम अकॉर्ड कहा जाता है। इसके बाद नागरिकता कानून में बदलाव किया गया। जो लोग मार्च 1971 के बाद असम आए, उन्हें अवैध प्रवासी माना जाएगा। 1980 के दशक से ही बीजेपी बांग्लादेशी प्रवासियों को बाहर भेजने की मांग करती रही। हालांकि बाद में बीजेपी ने अपना स्टैंडर्ड बदला और बांग्लादेशी हिंदुओं को नागरिकता देने और बांग्लादेशी मुस्लिमों को घुसपैठिया बताकर बाहर भेजने की मांग करने लगे। हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्यों में 4 राज्य त्रिपुरा, असम, सिक्किम और मणिपुर हिंदू बहुल हैं, जबकि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और में 80% से ज़्यादा आबादी ईसाई हैं। असम में 34% मुस्लिम, जो नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट में 37% हिंदू, 42% ईसाई, 7% मुस्लिम आबादी है। बीजेपी के बड़े नेता नॉर्थ ईस्ट में हिंदू मुस्लिम मुद्दा उछालते रहे। 2021 में हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था, मुझे मियाँ वोट्स नहीं चाहिए, मैं उनके पास वोट मांगने नहीं जाऊँगा अगर वह भी मेरे पास नहीं आएंगे। बांग्लादेशी मुस्लिम प्रवासियों को घुसपैठिया बताकर बाहर भेजने की बात हो या हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात, एक्सपर्ट मानते हैं कि ऐसा करके बीजेपी नॉर्थ ईस्ट में पोलराइजेशन को मुद्दा बनाने में कामयाब रही। 24 फरवरी 2014 को असम के रामनगर की चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा, दुनिया के किसी देश में हिंदुओं को खदेड़ दिया जाएगा तो उसके लिए एक ही जगह बची है, वो यही चला आएगा। हम नहीं चाहते कि बांग्लादेशी हिंदुओं का बोझ अकेले असम उठाए, पूरे हिंदुस्तान में इसका बोझ उठाना चाहिए। दूसरे दलों के बड़े नेता विधायक बीजेपी में आए। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की कामयाबी के पीछे दूसरी पार्टियों के बड़े नेताओं का अहम रोल है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। दूसरे दलों के बड़े नेता विधायक बीजेपी में आए। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी की कामयाबी के पीछे दूसरी पार्टियों के बड़े नेताओं का अहम रोल है। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, बीरेन सिंह, त्रिपुरा के सीएम मणिका साहा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू सभी पहले कांग्रेसी या स्थानीय पार्टियों के बड़े नेता थे। इसके अलावा दूसरी पार्टियों में से बड़ी संख्या में विधायक और नेता बीजेपी में शामिल हुए। 2015 में हेमंत अपने साथ 10 से ज़्यादा विधायक लेकर बीजेपी में आए थे। 2016 में पेमा खांडू 33 विधायक लेकर बीजेपी में शामिल हुए। सिक्किम में तो बीजेपी ने स्थानीय पार्टियों के 15 में से 10 विधायक को पार्टी में शामिल करा लिया। इतना ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य में बीजेपी का किसी न किसी पार्टी के साथ गठबंधन जरूर है। केंद्र में बीजेपी की सरकार का होना, आमतौर पर नॉर्थ ईस्ट के लोग उसी पार्टी को प्राथमिकता देते हैं जिनकी केंद्र में सरकार होती है। नॉर्थ ईस्ट में लंबे समय से राजनीति का कवर कर रहे विश्वेंद्र भट्टाचार्य बताते हैं, नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर दल छोटे छोटे हैं। बड़े खर्चे के लिए सरकार के फंड और ग्रांट पर निर्भर रहना इनकी मजबूरी है। केंद्र सरकार में काबिज होने के बाद इन दलों को बीजेपी ने लुभाया। राज्य में उनकी सरकार बनी तो उन्हें पद मिलेगा, मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। यहाँ के स्थानीय नेता ट्राइबल बेल्ट में जाकर बोलते थे, यदि कमल पर वोट दिया तो हम मंत्री बनेंगे, आपका बेटा ये बनेगा। बीजेपी को इसका बहुत फायदा भी मिला। आज़ादी से पहले से नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव
आदिवासी इलाकों में आरएसएस ने बीजेपी के लिए जमीन तैयार की। संघ 1946 से 47 संघ ने 2 प्रचारकों को असम भेजा। गुवाहाटी, शिलांग और डिब्रूगढ़ में शाखा शुरू हुई। कम हिंदू आबादी वाले इलाकों में काम किया। एकनाथ रंधारे को संघ ने नॉर्थ ईस्ट का प्रांत प्रचारक बनाकर भेजा। उन्होंने विवेकानंद केंद्र और वनवासी कल्याण आश्रम शुरू किए। मेडिकल कैंप लगाए। शुरुआत में संघ ने बाहरी माने जाने वाले बंगाली, बिहारी और मारवाड़ी व्यापारियों के बीच पहुंच बढ़ाई। 1970-80 इस दशक में असम के छात्र संगठन आसू ने बांग्लादेशी प्रवासियों को बाहर भेजने का मुद्दा उठाया। संघ ने इसका साथ देते हुए कहा कि सिर्फ बांग्लादेशी मुस्लिम को बाहर भेजना चाहिए, हिंदुओं को नहीं। 1980 इस दशक में संघ ने अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में वनवासी कल्याण आश्रम के जरिए जमीनी स्तर पर काम शुरू किया। 2014 संघ प्रचारक सुनील देवघर को त्रिपुरा का प्रभारी बनाया गया, जबकि राम माधव और राम लाल को असम की जिम्मेदारी दी गई। 6. कल्चरल स्ट्रेटजी। नॉर्थ इंडिया में बीजेपी और संघ बीफ का खूब विरोध करते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में वो ऐसा नहीं करते। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले नागालैंड के बीजेपी नेता और डिप्टी सीएम यानुथुगो पैटन ने कहा, नागालैंड में बीफ मुख्य भोजन है। बीजेपी, कांग्रेस, यहाँ कोई भी नेशनल पार्टी हमारे खान पान में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। बीफ खाना नागालैंड के साथ ही पूरे नॉर्थ ईस्ट में कोई इशू नहीं है। पीएम मोदी 10 साल में 70 बार नॉर्थ ईस्ट गए। 2014-2024 के बीच 10 साल में पीएम नरेंद्र मोदी करीब 70 बार नॉर्थ ईस्ट जा चुके हैं। मार्च 2024 में एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, बतौर प्रधानमंत्री 70 बार नॉर्थ ईस्ट जा चुके हैं। उनके मंत्री 10 साल में 680 बार नॉर्थ ईस्ट जा चुके हैं। अभी तक सभी प्रधानमंत्री मिलकर जितनी बार नॉर्थ ईस्ट गए होंगे, उससे कई ज़्यादा गुना इस बार मैं अकेले गया हूँ। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।